नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो दशकों से भारत के युवाओं को प्रेरणा देती आ रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी इग्नाइटेड माइंड्स। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का विजन है। आज हम इसके चौथे अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, हाँ, जिसका शीर्षक है लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीयर्स। यानी संतों और द्रष्टाओं से सीखना। ये शीर्षक ही अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हम्म मतलब भारत का सबसे बड़ा मिसाइल मैन, एक वैज्ञानिक, वो देश के विकास का रास्ता खोजने के लिए संतों के पास क्यों जा रहा है? सही बात है। विज्ञान और अध्यात्म, ये दो अलग अलग दुनिया लगती हैं। और आज की हमारी बातचीत इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी कि ये दोनों दुनियाएं आखिर मिलती कहाँ हैं। बिल्कुल। और यहाँ संतों और द्रष्टाओं का मतलब सिर्फ किसी एक धर्म के साधु संतों से नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। कलाम साहब ने इस अध्याय में उन सभी आध्यात्मिक गुरुओं, विचारकों और ज्ञानी लोगों के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र किया है, जिनसे उन्हें जीवन में कोई ना कोई दिशा मिली। तो ये अध्याय एक तरह से उनकी यात्रा का दस्तावेज है। हाँ, और उन मुलाकातों से निकली सीख के बारे में है, और ये सीख एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए कितनी जरूरी है उस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है। कलाम साहब कहते हैं कि समाज की तरक्की के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि दो चीजें एक साथ चाहिए। हाँ, और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। पहली चीज है धन सृजन, वेल्थ जनरेशन। बिल्कुल, जिससे देश में समृद्धि आए। और दूसरी, जो उतनी ही जरूरी है, वो है लोगों की मूल्य प्रणाली, यानी उनका वैल्यू सिस्टम। संस्कार। हाँ, संस्कार और सोच। कलाम साहब का मानना था कि जब समृद्धि और संस्कार साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक कोई भी राष्ट्र सही मायनों में महान नहीं बन सकता। यानी पैसा और टेक्नोलॉजी तो चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? अगर हमारे मूल्य ही खो गए तो उस तरक्की का क्या फायदा, है ना? यही यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। विज्ञान आपको समृद्धि दे सकता है, पर संस्कार आपको अध्यात्म से मिलते हैं। और इसी विचार को समझने के लिए कलाम साहब अपनी यात्राओं पर निकल पड़े। और उनकी पहली महत्वपूर्ण मुलाकातों में से एक थी बाप संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ। और कलाम साहब उनके पास एक वैज्ञानिक का पूरा होमवर्क लेकर पहुंचे थे, अपना इंडिया विजन 2020 का प्लान। हाँ, उन्होंने स्वामी जी के सामने देश के विकास के 5 प्रमुख क्षेत्र रखे थे। कौन कौन से थी वो? पहला था कृषि और फूड प्रोसेसिंग, फिर ऊर्जा यानी एनर्जी, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, और आखिरी था सामरिक क्षेत्र, मतलब देश की सुरक्षा। ये सब तो बहुत ठोस जमीनी बातें हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक का एक आध्यात्मिक गुरु से ये पूछना कि इस विजन को पूरा करने के लिए अच्छे नागरिक कैसे बनाए, ये अपने आप में थोड़ा अलग है। बिल्कुल, वो असल में एक मिसिंग लिंक ढूंढ रहे थे। वो जानते थे कि योजनाएं तो कागज पर बन जाती हैं, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जो जज्बा चाहिए वो कहां से आएगा। और स्वामी जी का जवाब? स्वामी जी का जवाब बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर कलाम, आपको इन 5 क्षेत्रों के साथ एक छठा क्षेत्र भी जोड़ना होगा। एक छठा क्षेत्र? वो क्या था? वो था लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास और अध्यात्म के जरिए उनका विकास। हाँ। अब ये सोचने वाली बात है। हाँ। एक वैज्ञानिक के लिए जो तथ्यों और आंकड़ों पर जीता है, उसके लिए ये मानना कि ईश्वर में विश्वास विकास का एक पैरामीटर हो सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि कलाम साहब के लिए विकास सिर्फ सड़कें और फैक्ट्रियां बनाना नहीं था। बिल्कुल, उनके लिए विकास चरित्र का निर्माण था। और स्वामी जी ने ये भी कहा कि इस चरित्र की नींव तो घर और स्कूल में ही रखी जाती है। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि इसकी शुरुआत होती है घर पर माता पिता से, और स्कूल में प्राइमरी टीचर से। अगर ये 3 लोग, माता पिता, शिक्षक और गुरु, मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो देश की नींव मजबूत हो जाएगी। तो स्वामी जी ने नींव की बात की, चरित्र निर्माण। लेकिन इसके बाद कलाम साहब जब माता अमृतानंदमयी यानी अम्मा से मिले, तो अम्मा ने एक ऐसा सवाल उठाया जो शायद इस इमारत के दीवारों से जुड़ा था। उन्होंने पूछा, कुछ कमी है, कैसे जोड़ा जाए? ये छोटा सा सवाल है, पर इसमें भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी है। क्या मतलब था उनका? अम्मा का मतलब था कि हमारे पास बेहतरीन इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं। इन सब की काबिलियत को देश की भलाई के लिए एक साथ एक मिशन में कैसे पिरोया जाए। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है। हमारे पास प्रतिभा तो है, लेकिन वो बिखरी हुई है। बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं कि आईआईटी से निकला इंजीनियर कहीं और चला जाता है, एम्स का डॉक्टर कहीं और प्रैक्टिस करता है। देश की प्रतिभा है, पर वो देश के लिए एक साथ जुड़ी हुई नहीं है।
अम्मा शायद उसी बिखराव की बात कर रही थीं। और इसी जुड़ाव की एक बहुत खूबसूरत मिसाल कलाम साहब को कांची में देखने को मिली, जब वो वहां के आचार्यों से मिले। अच्छा, वहां क्या हुआ? उन्होंने देखा कि वहां के संत ग्रामीण विकास के कामों में लगे हुए थे, लेकिन जो दृश्य उन्होंने वहां देखा वो उनके दिल में बस गया। उन्होंने देखा कि एक तरफ वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा था और ठीक उसी समय दूसरी तरफ पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी, एक ही जगह पर। वाह। कलाम साहब लिखते हैं कि उनके लिए वही असली भारत था, जहां अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता हमें कैसे जोड़ सकती है, भले ही हमारे पूजा करने के तरीके अलग अलग हों। इसके बाद वो अजमेर शरीफ दरगाह के सुकून और ब्रह्मा कुमारी एकेडमी के अनुभव का भी जिक्र करते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारी एकेडमी में तो उन्हें एक भविष्यवाणी जैसा आशीर्वाद भी मिला। क्या था वो? उन्हें वहां संदेश मिला कि भारत पृथ्वी पर सबसे सुंदर भूमि बनेगा। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, ये एक विश्वास था, एक पॉजिटिव एनर्जी थी जो कलाम साहब अपने साथ लेकर आए। तो ये सारे अनुभव उन्हें यकीन दिला रहे थे कि भारत के पास वो आध्यात्मिक शक्ति है जो उसे महान बना सकती है। बिल्कुल। इसी शक्ति की बात करते हुए कलाम साहब एक सार्वभौमिक ऊर्जा यानी यूनिवर्सल एनर्जी के सिद्धांत का जिक्र करते हैं और इसे समझाने के लिए आइंस्टाइन की एक कहानी सुनाते हैं। सच कहूं तो ये यूनिवर्सल एनर्जी वाली बात मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ सोचने से चीजें हकीकत बन जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कलाम साहब इसे एक ज्यादा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से देख रहे थे। आइंस्टाइन की कहानी ये है कि जब वो बच्चे थे तो उनके पिता ने उन्हें कंपास दिया था। अच्छा। तो वो ये देखकर हैरान थे कि सुई हमेशा उत्तर की ओर ही क्यों घूमती है, चाहे वो कंपास को कैसे भी घुमाए। उन्हें एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति है जो सुई पर असर डाल रही है, जो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है, तो इस कहानी का हमारी इच्छा शक्ति से क्या कनेक्शन है? कलाम साहब कहते हैं कि ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में भी एक ऊर्जा है जो हर जगह मौजूद है। वो दिखाई नहीं देती पर है। जब आपकी नीयत साफ हो और इरादा पक्का हो, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हों, तो आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हाँ, आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये अपने पूरे वजूद को, अपनी इच्छा शक्ति को उस एक लक्ष्य के साथ अलाइन करने के बारे में है। तब ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। मतलब ये अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित न रखकर उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया बनाने जैसा है। बिल्कुल। और उनके लिए ये जोड़ने वाली शक्ति सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं थी, ये उनके अपने परिवार की कहानी का हिस्सा थी। हाँ, रामेश्वरम मंदिर वाली कहानी वो वाकई दिल को छू लेती है। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार रामेश्वरम मंदिर के तालाब में भगवान की मूर्ति गिर गई थी। तब उनके दादाजी, जो एक मुसलमान थे, ने बिना एक पल सोचे तालाब में छलांग लगा दी और मूर्ति को बाहर निकाला। और इस घटना का नतीजा बहुत खूबसूरत निकला। हाँ, उस दिन के बाद से मंदिर के मुख्य पुजारी ने ये परंपरा शुरू की कि जब भी मंदिर में कोई बड़ा उत्सव होगा तो पहला सम्मान मुथुल मरिया थाय। जी, मुथुल मरियाथाय यानी पहला सम्मान वो कलाम साहब के परिवार को दिया जाएगा। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता धर्मों की दीवारों को तोड़ देती है और लोगों को दिलों से जोड़ती है। तो चलिए एक बार फटाफट से जो मुख्य बातें हैं इस अध्याय की उनको दोहरा लेते हैं कुछ सवालों के जरिए। हाँ बिल्कुल, एक क्विक रिकैप हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, समाज की उन्नति के लिए कलाम साहब ने कौन सी 2 जरूरतें बताई? एक तो हो गया धन सृजन यानी वेल्थ जनरेशन, और दूसरा मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम। बिल्कुल। अच्छा, प्रमुख स्वामी जी ने राष्ट्रीय विकास के लिए कौन सा छठा क्षेत्र सुझाया था? वो था ईश्वर में विश्वास और अध्यात्म। और बच्चों में मूल्यों को स्थापित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? 3 लोगों की, माता पिता, शिक्षक और गुरु। सही है। अब आते हैं अम्मा के उस मुख्य सवाल पर जो एक राष्ट्रीय चुनौती को दिखाता है। वो सवाल क्या था? वो सवाल था कैसे जोड़ा जाए, यानी अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभा को एक साथ कैसे लाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, कांची में कलाम साहब ने एकता का कौन सा सुंदर उदाहरण देखा? वो जब वैदिक मंत्रों का पाठ और कुरान की आयतें एक साथ हो रही थी। अद्भुत। अब वो आइंस्टीन के कंपास वाली कहानी, उसके जरिए कलाम साहब किस अदृश्य शक्ति की बात करते हैं? वो सार्वभौमिक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी एकेडमी में उन्हें क्या आशीर्वाद मिला था कि भारत क्या बनेगा? उन्हें आशीर्वाद मिला कि भारत पृथ्वी पर सबसे सुंदर भूमि बनेगा। और कलाम साहब के दादाजी और मंदिर की मूर्ति वाली कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मानवीय भाईचारा और धार्मिक सद्भाव। बिल्कुल। तो एक तरह से
इस अध्याय का केंद्रीय विषय क्या हुआ? राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और अध्यात्म का एकीकरण, दोनों को साथ लेकर चलना है। और आखिरी सवाल, कलाम साहब के अनुसार भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है जिसे हमें अपनाना चाहिए? हमारी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और हमारी विरासत। बहुत बढ़िया, ये एक शानदार रिकैप था। एक बात और सोचने वाली है, कलाम साहब इतने सारे अलग अलग धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं से मिले, एक स्वामी से, एक अम्मा से, कांची के आचार्यों से, अजमेर की दरगाह में और ब्रह्मा कुमारी एकेडमी में भी। ये हमें भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक साझा जमीन खोजने के बारे में क्या बताता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या हमारे विकास की कहानी में आध्यात्मिकता ही वो मिसिंग लिंक है जिसकी हमें आज भी तलाश है? इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।